आज की कहानी हमें ये सिखाने के लिए है कि क्यों जीवन में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अपना जीवन किस कार्य और किस विचार के प्रति समर्पित होकर जीते हैं। हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो इंटरेस्टिंग तो हैं ही, साथ ही हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो पहले सीधा शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर हुई एक घटना के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के लगभग 10 वर्ष बाद सन 1944 के अंत में परिस्थितियां जापान के विपरीत होने लगी थीं। जापान की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण चरमराने लगी थी। उनकी सेना लगभग आधे एशिया में फैली हुई थी। प्रशांत क्षेत्र में जो भाग उन्होंने जीत लिए थे, अमेरिकी सेना एक एक करके उनसे कब्जा छुड़ा रही थी। तारीख 26 दिसंबर 1944। जापान की शाही सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग के एक छोटे से द्वीप पर भेजा गया। ओनोडा को आदेश दिए गए थे, चाहे जो भी हो जाए डटकर लड़ना है, किसी भी कीमत पर समर्पण नहीं करना है और जितना हो सके अमेरिका की बढ़त को रोकना है। फरवरी 1945 में अमेरिकी सेना ने लुबांग आकर द्वीप को कब्जे में ले लिया। कुछ ही दिनों में अधिकांश जापानी सैनिक या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, पर ओनोडा अपने 3 लोगों के साथ भागकर जंगल में छिप गया। जंगल से उन्होंने अमेरिकी सेना और वहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया, जैसे कि राशन लूटना, भटके हुए सैनिकों को मार देना, भटके हुए गांव वालों को मार देना। 6 महीने बाद अगस्त में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान ने समर्पण कर दिया। जो हजारों जापानी सैनिक प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए थे, उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। वो सैनिक अभी भी छिपकर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे, जिस कारण से शांति स्थापित करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जापानी और अमेरिकी सेना ने मिलकर पूरे प्रशांत क्षेत्र में हजारों पर्चे गिराए, जिन पर लिखा था कि युद्ध खत्म हो गया है और सब सैनिक अपने घर चले जाएं। बाकियों की तरह ओनोडा को भी वो पर्चे मिले, पर ओनोडा को लगा कि ये अमेरिकियों की चाल है। उसने पर्चे जला दिए और लड़ाई जारी रखी। 5 साल बीत गए, पर्चे गिरने बंद हो गए। अधिकतर अमेरिकी सेना भी वापस चली गई। लुबांग के लोग वापस अपना साधारण जीवन जीना शुरू कर रहे थे, पर ओनोडा अभी भी उस लड़ाई को जारी रखे हुए था। फसलें जला देना, ग्रामीणों के जानवर चुरा लेना, जंगल में आए हुए को मार देना। इस बार फिलीपींस की सरकार ने पर्चे बंटवाए, जिन पर लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है, घर वापस चले जाओ। ओनोडा ने उन्हें भी चाल समझकर लड़ाई जारी रखी। आखिर 1952 में जापानी सरकार ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर सभी खोए हुए सैनिकों के परिवारों की फोटो के साथ हवाई जहाज से जंगलों में लेटर गिराए, जिन पर जापान के सम्राट की तरफ से पर्सनल मैसेज लिखा था। और हर बार की तरह इस बार भी ओनोडा ने उन पर विश्वास करने से मना कर दिया और अपनी लड़ाई जारी रखी। और कुछ साल बीत जाने पर फिलीपींस के लोकल लोगों ने परेशान होकर हथियार उठा लिए। 1959 आते आते ओनोडा के एक साथी को मार दिया गया और एक ने समर्पण कर दिया। ओनोडा ने फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखी। 12 साल बाद ओनोडा का अंतिम साथी, जिसका नाम कोजुका था, एक खेत को जलाते समय लोकल पुलिस के हाथों मारा गया। अब ओनोडा पूरी तरह अकेला पड़ गया। ओनोडा अब तक अपना आधे से ज़्यादा जीवन उस जंगल में गुजार चुका था। ओनोडा ने सेना में 18 साल की उम्र में भर्ती की थी और इस जंगल में लड़ते हुए अपने जीवन के लगभग 25 साल बिता दिए थे। फिर भी बिना कुछ सोचे अकेले ओनोडा ने भी लड़ना जारी रखा। 1972 में कोजुका की मौत का समाचार जब जापान पहुंचा तो वहां हलचल मच गई। वहां के लोगों को लगता था कि सभी सैनिक वापस आ चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। पर अब जापानी सरकार और मीडिया ये सोचने लगा कि अगर कोजुका अभी तक जिंदा था तो ओनोडा भी जिंदा हो सकता है। ओनोडा अब जापानी लोगों के लिए एक रहस्य का रूप ले चुका था। एक बार फिर फिलीपींस और जापान की सरकार ने मिलकर ओनोडा को ढूंढने के लिए मिशन चलाया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। महीनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब तक ओनोडा जापान में एक लोक कथा का रूप ले चुका था।
सेकंड लेफ्टिनेंट ओनोडा, जिसके ज़िंदा होने पर विश्वास करना मुश्किल था। कुछ के लिए वो एक हीरो था, कुछ के लिए पागल। कुछ उसकी मिसालें देते थे तो कुछ उसकी आलोचना करते थे, तो कुछ के लिए वो बस एक काल्पनिक कहानी भर था। इसी दौरान नोरियो सुजुकी नाम के एक लड़के ने ओनोडा के बारे में सुना। सुजुकी एक साहसी लड़का था जिसे एडवेंचर पसंद था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घूमना शुरू कर दिया था। अपने जीवन के 4 वर्ष उसने एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में घूम कर बिताए थे। वह पार्कों में, जेलों में या सड़कों पर सोता था। पैसों के लिए कोई भी काम कर लेता था, जैसे मजदूरी, ब्लड डोनेट कर देना, इस तरह के। वो साहसी होने के साथ साथ शायद थोड़ा सनकी भी था। 4 साल घूमने के बाद उसका साधारण जीवन में जापान में मन नहीं लगता था। शायद उसको एक नए एडवेंचर की तलाश थी, जो हीरो ओनोडा के रूप में उसे मिल गया था। बस उसने ठान लिया कि वही ओनोडा को ढूंढ कर रहेगा। भले ही 3 देशों की सरकारें सब कुछ करके भी लगभग 30 साल तक जिसे ना ढूंढ पाई हो, उसे वह ढूंढ कर रहेगा। भले ही उसके पास न सेना की कोई ट्रेनिंग हो, कोई हथियार ना हो, कोई जानकारी ना हो, वह उसे ढूंढ कर रहेगा। और उसका प्लान क्या था? लुबांग के जंगलों में अकेले घूमकर ओनोडा को चिल्ला चिल्ला कर ये बताऊंगा कि सम्राट को ओनोडा की चिंता हो रही है। शायद ओनोडा जैसे सनकी को ढूंढने के लिए सुजुकी जैसा सनकी ही चाहिए। सुजुकी ने उसे 4 दिन में ढूंढ लिया। उस पढ़ाई छोड़े हुए लड़के ने ओनोडा को 4 दिन में ढूंढ लिया। और सिर्फ ढूंढा ही नहीं, ओनोडा से दोस्ती भी की और उसके साथ जंगल में ही कुछ दिन रहा भी। 1 साल से भी ज़्यादा से अकेले रह रहे ओनोडा ने भी जब एक जापानी चेहरे को देखा तो भरोसा कर लिया और उससे जाना कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। सुजुकी ने ओनोडा से पूछा कि वो अब तक क्यों रुका हुआ है। ओनोडा ने कहा, क्योंकि मेरे लिए आदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए समर्पण नहीं करना है। इसलिए अपने जीवन के सबसे प्रमुख 30 साल उसने सिर्फ एक आदेश के लिए समर्पित कर दिए। ओनोडा ने पूछा कि वो अकेला इन जंगलों में उसे ढूंढने क्यों आया है। सुजुकी ने कहा, वह जापान से 3 चीज़ों की खोज में निकला है। लेफ्टिनेंट ओनोडा, एक पांडा भालू और एक हिम मानव, वो भी इसी क्रम में। आत्मशक्ति के धनी 2 साहसी व्यक्ति, अच्छे इरादों को मन में लेकर शौर्य के एक झूठे सपने को जीते हुए, दोनों खुद को हीरो मानते हुए अपना जीवन अकेले काट रहे हैं। अपने जीवन को झूठे शौर्य को समर्पित करके एक अपना अधिकांश जीवन एक ऐसे युद्ध की भेंट चढ़ा चुका है जिस युद्ध का अस्तित्व ही नहीं है। वो युद्ध जो 27 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और दूसरा, अपना जीवन एक ऐसे एडवेंचर के लिए समर्पित कर चुका है जो हिम मानव की खोज में कुछ वर्ष बाद हिमालय में उसकी जान ले लेगा। जी हाँ, ओनोडा के बाद पांडा भालू और उसके बाद हिम मानव को खोजने में सुजुकी कुछ वर्ष बाद हिमालय में अपनी जान गंवा बैठता है। हम मनुष्य अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा ऐसे कारणों और विचारों को समर्पित कर देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ओनोडा उन 30 सालों में कभी खुश हुआ होगा। कीड़ों चूहों को खाकर, सीलन और मिट्टी में सोकर, आम लोगों की एक के बाद एक हत्या करके, साल दर साल, इतने सब के बाद भी जापान वापसी के बाद ओनोडा ने कहा कि उसे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। उसे अपने किए सब कार्यों पर गर्व है। उसे गर्व है कि उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने साम्राज्य को दिया, जबकि सत्य यह है कि वह साम्राज्य 27 साल से था ही नहीं। उसने अपने जीवन के 27 साल एक काल्पनिक साम्राज्य को दिए, वो भी पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। इसलिए इस कहानी के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम किस उद्देश्य या विचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। उससे क्या सच में कुछ अच्छा या सार्थक प्राप्त होगा, या वो बस एक मृग तृष्णा की तरह हमारी कल्पना ही है। इन दोनों लोगों ने अपने कष्टों को, अपने दुखों को खुद चुना। ओनोडा ने एक खत्म हो चुके अस्तित्वहीन साम्राज्य के लिए और सुजुकी ने एक काल्पनिक हिम मानव के लिए। और उन दोनों के लिए उनके कष्टों के मायने थे। उनके अनुसार वो एक महान उद्देश्य के लिए थे। हिरो ओनोडा 1974 में जापान वापस जाने के बाद वहाँ एक सेलिब्रिटी बन गए। रेडियो शोज़ करना, टीवी शोज़ करना, पॉलिटिशियंस से मिलना। ओनोडा ने अपनी एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम है नो सरेंडर। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जापान वापस जाकर जो ओनोडा ने देखा उसने ओनोडा को अंदर तक दुखी कर दिया।
जिस जनरेशन में ओनोडा बड़ा हुआ था, उस जनरेशन को आत्मसम्मान और त्याग की संस्कृति के साथ बड़ा किया गया था। परंतु अब जापान बदल चुका था। उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और बनावटी दिखावटी चीज़ें अपना असर दिखा रही थीं। ओनोडा ने अपनी प्रसिद्धि को पुराने जापान की आत्मा को जगाने के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर उसे समझ आया कि लोग उसकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। लोग उसे एक विचारक नहीं, बल्कि लोक कथा से निकलकर आए एक पात्र के तौर पर ही देखते हैं। अब ओनोडा के जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए। ओनोडा उससे भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया जितना वो इतने सालों में कभी उस जंगल में भी नहीं हुआ। कम से कम जंगल में उसके जीवन के कुछ मायने तो थे। वहाँ सहा हुआ वो सारा दर्द, अकेलापन और परेशानी, वो सब एक उद्देश्य के लिए था। पर जापान वापस आकर जापान की प्राचीन संस्कृति को खत्म होते देखकर उसका सामना एक कड़वे सच से हुआ कि उसकी लड़ाई व्यर्थ चली गई। जिस जापान के लिए वो इतने वर्ष जंगलों में जिया और लड़ा, वह जापान अब है ही नहीं। और इस एहसास ने उसे आज तक लगे किसी भी जख्म से ज़्यादा दर्द दिया, क्योंकि अब उसके जीवन के वो 30 साल उसे व्यर्थ लगने लगे। आखिर 1980 में ओनोडा ने जापान छोड़ दिया और ब्राज़ील चला गया और अपने मरने तक वहीं रहा। आत्मज्ञान एक प्याज की तरह होता है। उसकी बहुत सारी परतें होती हैं, और जितना ज़्यादा परतें खुलती जाती हैं उतना ही ज़्यादा हम रोते हैं, दर्द से नहीं, संतुष्टि से। इस प्याज की पहली परत हमारे इमोशन की समझ है। किससे हमें खुशी मिलती है, किससे दुख, और किससे हमें आशा मिलती है। हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि सच में जीवन में हमें क्या खुश और क्या दुखी करता है। ऊपरी दिखावटी चीज़ें नहीं, आंतरिक महत्वपूर्ण चीज़ें। इसकी दूसरी परत खुलती है ये ज्ञान होने से कि आखिर हमें ये सब इमोशंस क्यों फील होते हैं। इस परत को खोलने में महीनों से वर्षों का समय लग जाता है। किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो क्यों मिलती है, किसी पर गुस्सा आता है तो क्यों आता है। वो बाहरी और दिखावटी उत्तर नहीं जो हम चाहते हैं कि दूसरे माने, बल्कि वो असली और आंतरिक उत्तर जो हमारी अंतरात्मा जानती है। उसके बाद आती हैं गहरी परतें, जहाँ से रोना शुरू होता है। ये परतें हैं हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत, हमारी पर्सनल वैल्यूज़। क्यों किसी चीज़ को हम सफलता या असफलता मानते हैं, हम स्वयं को किस आधार पर माप रहे हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे हम खुद को या दूसरों को जज करते हैं। हमारे जीवन के सिद्धांत क्या हैं। ये जो गहरी परतें हैं ना, इन्हें खोलने में बहुत सवाल और मेहनत लगते हैं, पर ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिद्धांत ही ये तय करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स किस तरह की हैं, और उससे ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय होती है। हम क्या हैं और क्या करते हैं, ये सब कुछ बेसिकली हमारे सिद्धांतों पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इन परतों को खोलिए और समझिए कि हमें ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम अपना समय, अपना मन, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना जीवन किस कार्य या विचार के लिए समर्पित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी को पसंद आएगी, किसी के जीवन से मेल खाती है, या किसी को ये कहानी सुननी चाहिए, तो उन्हें ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप ये सब कहानियाँ हमारी वेबसाइट नईकहानी.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।